हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज बहुत सुंदर बहुत लाजवाब टॉपिक है राष्ट्रपति के बारे में। हम लोग आज बहुत बढ़िया से जानेंगे, यानी घटना चक्र के आज जितना भी राष्ट्रपति के बारे में है ना क्वेश्चन, सारा के सारा धके के वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, खींच देते हैं। आइए, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति बाबू देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है बाबू? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अनुच्छेद 53 में ऐसा प्रावधान है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, यानी वह अपने शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करा सकते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किसमें है बाबू? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है? नहीं। अच्छा सर, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन उपस्थित होते हैं, यानी कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। यानी संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, अनुच्छेद सुनिएगा, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। यानी 17वां संविधान संशोधन हुआ था। 17वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1992 में। इसके द्वारा क्या किया गया कि 2 केंद्र शासित प्रदेश, कितने बाबू? 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति मिली, ठीक है। यही 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ मुख्यमंत्री की चुनाव होता है, ठीक। हाँ, इन दोनों के अपना हाई कोर्ट भी है। सुनिएगा, पुदुचेरी तो चेन्नई हाई कोर्ट के तहत, तमिलनाडु हाई कोर्ट के तहत वर्क करता है। केवल दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। अब हो गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का भी अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। आइए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। अभी उसको शामिल नहीं किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। यानी अनुच्छेद 53 के 3 के अनुसार इनका जो निर्वाचन होता है किसका? राष्ट्रपति का, तो वह एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवाद की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, यानी अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या अर्हताएं है बाबू? सुनिएगा, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो। वैसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं बाबू? राष्ट्रपति बन जाएंगे। कोई पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, मैट्रिक या ये BA की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, खाली नौकरी के लिए है ज़रूरत। आप जब पढ़ रहे हैं तब आपको मैट्रिक ग्रेजुएशन ये सब होना चाहिए, अन्यथा आप देश के राष्ट्रपति भी अशिक्षित बन सकते हैं। देश चला सकते हैं लेकिन ट्रेन नहीं बिना टेक्निकल के चला सकते हैं। समझ में आ गया ना? आइए, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। बाप रे बाप, हाई क्वालिटी एजुकेशन। आइए,
जमानत राशि के रूप में कितना रुपया जमा करना पड़ता है बाबू? 15,000 रुपया। 15,000 रुपया राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि के रूप में जमा किया जाता है। जमानत राशि जब्त हो जाते हैं कब? जब टोटल वैध मत के 1/6 अगर किसी कैंडिडेट को नहीं प्राप्त होगा ना तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। यानी यही जो 15,000 रुपया है ना ये अब उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना? यही कहलाता है कि उनकी तो जमानत राशि जब्त हो गई, जमानत जब्त हो जाएगी। आप देखिएगा ना, डिबेट आप लोग टीवी पर देखते हैं, आप देखिएगा, खाली इसका घोषणा होने दीजिए, चुनाव का आने दीजिए रिजल्ट, उनका जमानत नहीं जब्त हो गया तो कहिएगा, कहता है ना इसे। यानी कहने का मतलब यही 1/6 अगर वैध मत के, यानी कुल वैध मत का 1/6 भाग नहीं आता है, मत प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी जमानत राशि 15,000 गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले मुकाम की ओर। अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है। राष्ट्रपति की पदावधि मतलब आप समझ रही हो ना, कितने साल का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है बाबू? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार, यानी फर्स्ट के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 के फर्स्ट के अनुसार कहता है कि आप अगर त्याग पत्र दीजिएगा तो किसको दीजिएगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। यानी जैसे ही त्याग पत्र मिलल तो तुरंत लोकसभा अध्यक्ष के दिहन, लोकसभा अध्यक्ष अब सुना दिहन लोकसभा में कि राष्ट्रपति जी महोदय त्याग पत्र देने वाले हैं, आप लोग चुनाव के लिए तैयारी करें, अगले 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव अगले 6 माह तक संपन्न हो जाना चाहिए, ठीक है। और 56 के 2 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए, अच्छा देखिए, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को 56 के 2, देखिए 56 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे किसको? उपराष्ट्रपति को। 56 के 2 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र मिलते ही उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देंगे। 56 के 2 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। यानी एक व्यक्ति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। हमारे देश में कितने बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं? अनगिनत, कोई सीमित नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, लिमिटेड मने वही होता है, सीमित, फिक्स। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत बाबू राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 तक, ठीक है, 2026 के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति के जो भी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कब तक? 2026 तक। 84वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि 2026 के बाद जो जनगणना होगा उस जनगणना के आधार पर ही कुछ चेंजेज किया जाएगा, अन्यथा इधर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद 59 कहता है कि संसद के किसी भी सदन का, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अगर कोई भी विधानमंडल का, यानी विधानसभा का कैंडिडेट है या लोकसभा का कैंडिडेट है या राज्यसभा का सदस्य है, वह राष्ट्रपति अगर बन गया बाबू तो उसको अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पहले तक रिक्त समझा जाता है। अगर राष्ट्रपति के रूप में वो पद ग्रहण कर लिया है ना तो उसका स्वयं पद जो है वह रिक्त माना जाता है। जैसे मान लीजिए हम अभी लोकसभा के सदस्य हैं, हम कल गए राष्ट्रपति बन गए, तो राष्ट्रपति बनेंगे तो हमारा स्वतः क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्य क्या हो जाएगा? पद समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 59 कहता है, ठीक है। तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, ऐसा समझा जाएगा। अनुच्छेद 59 कहता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 60, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन बाबू 5 लाख। राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन किससे बाबू? संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाएगा। देखिए 56 के 1 के ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के, राष्ट्रपति पर महाभियोग ऐसे तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर ई कह रहा है ना कि 56 के फर्स्ट के ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। यह कहता है कि कब चलाया जा सकता है? तो अगर संविधान के अतिक्रमण करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तब उन पर महाभियोग प्रक्रिया लगेगी। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। कई बार देगा कि राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट कौन सा अनुच्छेद के तहत लगता है? 61। अनुच्छेद 61। ना कि यार लॉ, ये इम्पीचमेंट का होला मौसी रे, हम तो पढ़ला ही नहीं खी, ठीक है। तो इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग, महाभियोग, ठीक है। देखिए जो कम से कम 61 के 2 के अनुसार महाभियोग लगाने से पहले 61 के 2 के अनुसार 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा कि हम आप पर महाभियोग लगाने वाले हैं। जो गलती किया सुधार लीजिए, जी, लगा देंगे। समझ में आ गया ना। अगर जौन भी सदन से महाभियोग लगेगा ना तो 1/4 सदस्य उस पर क्या करना चाहिए? लेटर पर साइन करना चाहिए। उस सदन से 2/3 सदस्य जब से फुल बहुमत से नहीं पारित होगा ना, तब से महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगा। पहले तो स्टार्ट करने के लिए, आरोप लगाने के लिए 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, तब आप कहिएगा कि हाँ भाई हम आप पर महाभियोग लगाएंगे। समझ रही है ना। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। यानी संसद में कोई भी सदन में अभिभाषण और उनके संदेश को भेजने का अधिकार किसको है बाबू? राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 87 के फर्स्ट। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, यानी दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, जिसको कहते हैं हम लोग जेबी वीटो, वीटो पावर। अनुच्छेद 111 ट्रिपल जेबी वीटो शक्ति। अगर कोई भी चाहेंगे तो ये रोक लेंगे या पारित कर लेंगे। जेबी वीटो शक्ति। सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह डाक वाला पर सर्वप्रथम जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे। नहीं 86 में 1900। कोई डाउट? अनुच्छेद बाची 100 के फर्स्ट, ठीक है। देखो बाची अनुच्छेद 100 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति जो है बाबू वह क्या करते हैं? निर्णायक मत। निर्णायक मत कौन देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। यानी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन हुआ ना, उसमें कोई भी चीज पर वोटिंग हुआ ना, तो निर्णायक मत 100 के फर्स्ट के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं। और 94 में लोकसभा अपना पद त्याग। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष अपना पद पर तब तक आसीन रहेंगे जब तक कि अगली लोकसभा का चुनाव न हो जाए। कब? विघटन के दौरान, ऐसे नहीं। अच्छा सुनिएगा। अनुच्छेद 123 बाबू, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति पर क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति परामर्श उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 53 के 2 के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होगा। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति अनुच्छेद 53 के 2 के तहत, ठीक है। चलिए अब आइए उपराष्ट्रपति में। किस में बाबू? उपराष्ट्रपति में आगे बढ़ते हैं। आगे
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बहुत सुंदर कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था बाबू? तो एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। ठीक है। भारत के अब सुनिएगा उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर मतलब कि तर्ज पर बनाया गया है। यानी उपराष्ट्रपति का पद बाबू कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और क्या तो उच्चतम न्यायालय के जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। ठीक है। संविधान आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। यानी पद के क्रमानुसार अगर देखिएगा तो सबसे पहला पद किसका होता है? राष्ट्रपति का, उसके बाद उपराष्ट्रपति का। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी अनुच्छेद 64 में है बाबू कि उपराष्ट्रपति जो होंगे ना वह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। जिन अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करता है उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन करता है कौन बाबू? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं रहें या राष्ट्रपति कहीं गए हैं तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन यानी उनका जो कार्यभार है वह कौन करते हैं बाबू? उपराष्ट्रपति। तो उस दौरान वह राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेंगे ना तो वह उपराष्ट्रपति के कोई भी कार्य नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना? अच्छा, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। उस दौरान क्या करेगा कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा के सदस्यों के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। यानी वह राज्यसभा से अब हट गया, क्या कि उपराष्ट्रपति जब था तब वह राज्यसभा के पदेन सभापति था, अब वह काम नहीं करेंगे। केवल राष्ट्रपति के कर्तव्य और कृत्य माने जो काम है वही करेंगे। अनुच्छेद 65 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 97 का अधीन सभापति को ठीक है। अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो सभापति का जो है ना, जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जब रूप में कार्य करने लगे तो वह राष्ट्रपति के सब वेतन भत्ता सब चीज़ लेंगे। वह उपराष्ट्रपति के मानदेय या वेतन भत्ता के लिए कुछ नहीं सोचेंगे या कुछ ऐसा हकदार नहीं होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में बाबू कौन कौन भाग लेते हैं? तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों, केवल विधानसभा का इसमें कोई सदस्य नहीं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 66 के फर्स्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 66 के फर्स्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा ना बाबू वो भी किसके अनुसार होगा? एकल संक्रमणीय मत के अनुसार। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अनुच्छेद 66 में है। किसमें? अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 के 3 कहता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। यानी देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य निर्वाचित करने की योग्य हो, लेकिन राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति हो वह राज्यसभा का सदस्य की योग्य हो, चुने जाने के योग्य हो। यही होना चाहिए योग्यता, कोई मैट्रिक इंटर ये भी नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह, बहुत कम है वेतन। ठीक है, बिना पढ़े लिखे आप 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, प्रति माह आपको मिल सकता है। उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति बनिएगा तो 5 लाख रुपया खाली प्रति माह, खाली 5 लाख रुपया मात्र। हाँ, जितना खाइए पिएगा, जितना के खा जाइए पी जाइए। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होगा। 66 में निर्वाचन और 67 में बाजी कहता है कि उनका कार्यकाल कितने वर्ष के? उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का। अनुच्छेद 67 के फर्स्ट कहता है यानी क के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जब रिजाइन दिहन तक एक रखे राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 67 के फर्स्ट में कहा गया है।
अनुच्छेद 67 के ख में कहा गया है सेकंड में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो, यानी बिना बहुमत के ये भी नहीं हट सकते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है, यानी राष्ट्रपति जो है ना बाबू, वह राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा क्या करते हैं, शपथ ग्रहण लेते हैं, शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 69 अनुच्छेद पहला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। दूसरा उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन संबंधित किससे थे, तबला वादक, तबला, ठीक है। अब बताइए भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किए जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने की संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में, यानी भारत के उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है ना बाबू, तो उससे संबंधित प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सुनिएगा ध्यान से, लेकिन महाभियोग लगाएंगे राष्ट्रपति पर तो वह संसद के किसी भी सदन से, लेकिन अगर इनको हटाना होगा ना, इनको अगर पदच्युत करना होगा यानी रिजाइन दिलवाना होगा, हटाना होगा, तो वह केवल राज्यसभा से। चलिए, भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं बाबू, तो नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो केंद्रीय सरकार का, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो केंद्रीय सरकार का। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन कौन बाबू, तो केवल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में, ठीक है। कैबिनेट का कार्य क्या है, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री कैबिनेट का कार्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का क्या बाबू, तो प्रधानमंत्री के, यानी 78 अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री के दायित्वों से संबंधित है। यानी संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है बाबू, तो प्रधानमंत्री के पास। देखिए ऐसे अगर पूछेगा कि संसदीय शासन प्रणाली में किसमें पूरा शक्ति निहित है, तो किसमें, राष्ट्रपति में। लेकिन अगर वास्तविक शक्ति कह देना, वास्तविक शब्द जहाँ पर जोड़ देना, तो प्रधानमंत्री में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा का सदस्य, आमतौर पर प्रधानमंत्री क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य। और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, तो अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है अनुच्छेद 75। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगर कहने का मतलब बाबू कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन कहने का मतलब कि राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वह क्या करेंगे, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। समझ में आ गया ना। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितनी बार, तो 6 माह तक। यानी जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने माह तक बाबू, 6 माह तक। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, इतना है पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद, जय भारत।